नमस्कार दोस्तों। लेक्चर है फिजिक्स की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे टेंसर के बारे में, और टेंसर हमारी कुछ क्लासें हो गई है। ठीक है, आज की क्लास लास्ट में हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक टेंसर के बारे में। सिमेट्रिक टेंसर डिस्कस कर लिया था। आज डिस्कस करते हैं इसक्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक टेंसर के बारे में। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट आपके पास एंटी सिमेट्रिक या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी बोलते हैं। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। तो अब क्या जरा समझने की कोशिश करिएगा। इफ अगर मैं आपसे बोल दूं इफ ए आई जे इक्वल आपके पास माइनस ऑफ ए जे आई अगर आ जाए, प्लस आता तो हम उसको सिमेट्रिक बोलते थे। अगर ये माइनस अगर आ जाए, इफ ए आई जे इक्वल माइनस ऑफ ए जे आई आ जाए, देन आपके पास देन ए आई जे इज कॉल्ड एंड स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक, बात है एक ही है। स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक टू। ठीक, इसी तरीके से हमारा आपके पास ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या, जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला ए आई जे, इस तरीके से मैंने एग्जांपल आपके पास बनाया, ए जे के बना दिया, आई जे के बना दिया। ठीक है, अब इसमें मैंने कहा था किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक बोलेगा, ये डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला विद रिस्पेक्ट टू, यहां बोल दिया विद रिस्पेक्ट टू आई एंड जे बोल दिया। जब मैं आई और जे के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं तो यहां हम किसको चेंज कर देंगे, यहां जाएगा माइनस ऑफ ए कितना आ जाएगा, जे आई के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में आपका सिमेट्रिक है आपके पास, सपोज किया के एंड जे के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, आई के जे आ जाएगा। ठीक, तो अगर माइनस ऑफ अगर आ रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, अगर ये माइनस आ रहा है तो इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। ठीक, चलिए अब इसी तरीके से इसमें अगर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर हम बात करें कितने होंगे करके एक एन डायमेंशन स्पेस में, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम बात करें तो आपको एक इन जनरल अगर बता देते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इफ आपके पास, हमने कहा आपके पास सपोज के लिए एक एन डायमेंशन स्पेस में एक आपका टेंसर डिफाइन है, ठीक है। एन डायमेंशनल स्पेस में एक टेंसर डिफाइन है, देन उसमें आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट अगर हम बात करें कंपोनेंट कितने होंगे। इफ ए आई जे इज टेंसर इन n dimensional space, n dimensional space, ठीक है। देन नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर हम बात करें, कंपोनेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट भी आप बोल सकते हो, ज्यादा बेटर आपके पास ये रहेगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, ठीक है। नंबर ऑफ लिखना, देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, हमने उसमें भी डिस्कस किया है मैट्रिक्स में भी, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट इनका मतलब क्या होता है करके, कंपोनेंट इन स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये एक कौन सा टेंसर है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, हाँ ये ध्यान में रहे, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर इज गिवन बाय, कैसे देते हैं, n-1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमने पहले बात कर रखी है, ठीक है। मैट्रिक्स में आपको याद आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल दूं कि n डायमेंशनल स्पेस में अगर 2 रैंक का है, तो उसके लिए अगर हम बात करें, तो जैसे अगर हम बात करें n डायमेंशनल स्पेस में, जैसे मैं 3 डायमेंशन में इस बोलूं, सपोज लेट ए आई जे इज डिफाइंड इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस, देन ये समझ में आना चाहिए हमारे पास कितने आपके पास कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट कितने हो जाएंगे। टोटल कंपोनेंट तो आपको क्या करना पड़ते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे कितने, टोटल कंपोनेंट अगर मैं बात करूं तो स्पेस की पावर रैंक, तो हमारे पास टोटल 9 कंपोनेंट होंगे। टोटल कितने कंपोनेंट होंगे, 9। लेकिन 9 में से क्या 9 के आपके पास इंडिपेंडेंट होंगे क्या, नहीं। आपको पता है ना आपके पास कितने होंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने कंपोनेंट होंगे। सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, नंबर ऑफ इंपोर्टेंट, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट के बारे में बात करें तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2, तो 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएंगे 3 क्या होंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। अब ये कौन से हैं, अगर मैं कहीं पर ए आई जे अगर एक मैट्रिक्स अगर डिफाइन कर रहा हूं, सपोज के लिए हमारे पास ए आई जे आपके पास एक मैट्रिक्स है, कौन कौन से हमारे पास A11 A12, ठीक है, A12 A13 A21 A22, मैं सारी बातें पहले भी कर चुका हूं, A31 A32 और A33, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि जो डायगोनल वाले होंगे एलिमेंट, वो आपके पास सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और 0 हो भी क्यों रहे हैं, यहां भी क्यों 0 हो रहे हैं, इनका रीजन क्या है, क्योंकि ए आई आई अगर मैं करूंगा तो माइनस ऑफ ए आई आई आएगा नहीं आएगा, माइनस ऑफ आएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब जिनकी इंडिसेस सेम होगी उन सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये समझ में आना चाहिए, उनकी वैल्यू, उन सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब इनकी वैल्यू अगर 0 की तो नॉर्मल सी बात हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा बताइए। और ए आई जे अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास ये 0, ये आ जाएगा A12 और ये आ जाएगा A13, ये कितना आ जाएगा हमारे पास A21। लेकिन ये जो आएगा किसमें के साथ आना चाहिए, माइनस के साथ आना चाहिए, समझ रहा ही नहीं है ये बात, अगर इधर के प्लस है तो ये किसके साथ आने चाहिए, माइनस के साथ आने चाहिए, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है। अभी लिखने के लिए ऑलरेडी मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, A21 ये 0, ये हमारे पास A आपके पास कितना आ जाएगा 23, ये हमारे पास कितना आ जाएगा A31, ये आ जाएगा A32 और ये कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनेगी, समझ में आई बात। ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ के एलिमेंट जो आपके पास लिखे जाएंगे वो किस में लिखे जाएंगे, नेगेटिव लिखे जाएंगे, इसके नेगेटिव होंगे, तभी तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट क्या है करके, तो नॉर्मल सी बात है, इंडिपेंडेंट तो यही है ना, समझ में नहीं आई बात, 3 जिनको आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, लेकिन यहां जो आएंगे इन तीनों पर डिपेंड करेंगे, तो 3 तो फिक्स हो गए, ये तो 3 क्या हो गए फिक्स। अब इंडिपेंडेंटली कितने एलिमेंट ले सकते हो, ये 3, आप यहां जो भी लोगों यहाँ नेगेटिव ऑफ ही आ जाएंगे, ये समझ में आता है,
ये पहले भी आपने बातें सारी समझ रखी हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें एक और पॉइंट बता देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लिख लीजिएगा आपके पास। नेक्स्ट, जैसे आपको यह थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा हो कि अगर हमारे पास एक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी तो उसको हम क्या करते थे, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते थे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकते थे। वैसे ही अगर हमारे पास यहाँ अगर कोई अगर आपके पास रैंक है, ठीक है, कोई अगर आपके पास कोई सेकंड रैंक या थर्ड रैंक का कोई भी अगर हमारे पास टेंसर है तो उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको समझ में आना चाहिए। सेम तरीके से हमारे पास कहानी है, ठीक है। इफ लिखिएगा, नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। इफ aij is a tensor then it can be लिखना written, it can be written as linear, it can be लिखना written as linear combination डायरेक्टली ऐसा मत लीजिए, डायरेक्टली सम लिख दीजिएगा। इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, ठीक है। तो ए आई जे को कैसे लिखा जा सकता है, ये 1/2 ए आई जे प्लस ए जे आई, आपको याद आ रहा होगा मैट्रिक्स का ए प्लस ए ट्रांसपोज करते थे, प्लस 1/2 ए आई जे माइनस ऑफ कितना आ जाएगा ए जे आई, इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट होता है ऑलरेडी आपको पता ही है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक पार्ट बोलते हैं। एस इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा एस आई जे सिमेट्रिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टी, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये हमारे पास सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको टी से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, टी आई जे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा ए आई जे, ये समझ में आना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं करके, ठीक है। ये सिमेट्रिक पार्ट होगा, पता है, और ये हमारे पास ये पार्ट हो जाएगा, ये सिमेट्रिक पार्ट। सेम कहानी है, कुछ अलग नहीं है, और ये आपके पास एंटी सिमेट्रिक पार्ट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसमें आपको नेक्स्ट आपको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक टेंसर और रिमाइंड टेंसर करके नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आपके पास टॉपिक है रिमांड टेंसर और आपके पास मीट्रिक टेंसर। आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन क्रिस्टोबल सिंबल जब आपको पढ़ने होंगे तो क्रिस्टोबल सिंबल से पढ़ने से पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मेट्रिक टेंसर क्या है करके, ठीक है। मेट्रिक टेंसर क्या आपको ये समझना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा बहुत उसकी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या है करके। तो लिखिए आपके पास, पहले मतलब समझ लेते हैं क्या है करके। लिखिए मीट्रिक टेंसर एंड आपके पास लिखिए रिमान, ठीक है, रिमानियन टेंसर, ये रिमान टेंसर लिख देना, ठीक है। ये रिमान जो है आपके पास वो मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है। क्रिस्टोफर हो गया, रिमान हो गया, ठीक है, ये सब किसके नाम है, ये सब मैथमेटिशियन के नेम है, ठीक है। तो मीट्रिक टेंसर क्या है, जरा बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं बात करूं, जैसे बहुत ही सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज के लिए आपको मैंने क्या बोला, सपोज के लिए ये कोई आपके पास सपोज के लिए 2 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, या सपोज के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस है। बहुत ही सिंपल चीज आपसे बोल रहा हूं, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है कोई, इसमें आपसे बोल दिया मैंने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैंने बोल दिया ये P है और आपके पास ये Q है।
ये क्या है Q। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे फिर, सपोज के लिए यहाँ से यहाँ सपोज के लिए x प्लस डी एक्स हो गया, ये y प्लस सपोज के लिए कितना हो गया dy हो गया, और ये z प्लस सपोज के लिए कितना हो गया dz हो गया। ये किसके कोऑर्डिनेट है जरा बताइए, ये कोऑर्डिनेट है Q के, ये किसके कोऑर्डिनेट है P के, और ये किसके कोऑर्डिनेट है Q के। ठीक, अब जब आपसे बोलूंगा इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताने के लिए, तो आप बहुत इजी तरीके से बता देंगे सिंस सो डिस्टेंस बिटवीन, अगर आपसे बोलूं डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पी क्यू इज गिवन बाय, कैसे दी जाएगी समझिएगा, अभी आएगा मीट्रिक टेंसर क्या करके बताएंगे इसको। अगर डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जिसको हम लेंथ एलिमेंट बोलते थे, क्या बोलते थे, लेंथ एलिमेंट। कितना आ जाएगा, ऑलरेडी आप जानते हो, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ये ऑलरेडी आप जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो, ये हम जानते हैं। इसको हम क्या बोलते थे, जब ये डीएल की वैल्यू निकालेंगे इसको हम क्या बोलते थे, लेंथ एलिमेंट, क्या बोलते थे, लेंथ एलिमेंट। ठीक है, ये समझ आना चाहिए। अगर आपसे यहां पर वैल्यू पूछ लूं कि जो H1 H2 H3 थे उनकी वैल्यू क्या थी, याद है कुछ H1 H2 H3 याद आ रहे, हमने जब इन जनरल कोऑर्डिनेट डिफाइन किया था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने कहा था विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अंदर हम कुछ भी रखेंगे, H1 H2 H3 की अगर वैल्यू 1 1 होगी और U1 U2 U3 अगर हमारे पास क्या होंगे एक्स वाई जेड होंगे, देन वी डिफाइन अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। फिर अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा था स्फेरिकल के लिए हमारे पास वैल्यू आती थी 1 r sin थीटा, आती थी नहीं आती थी, तो वैसे ही अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल के लिए आते थे 1 रो आपके पास, अब हमारे पास इस तरीके से 1 आता था वैल्यू, तो ये हमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो ये जो हम उस दिन H1 H2 H3 जो डिफाइन कर रहे थे, अगर बात करूं, जैसे आपको पता है कि अभी तो इनके यहां पर फैक्टर आता नहीं आता, वैसे आपको बताइए इनकी जगह फैक्टर आते ही नहीं आते, इनकी जगह फैक्टर आएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं लेंथ एलिमेंट हमने डिफाइन करा था आपके पास क्या, dx इंटू आई कैप प्लस dy इंटू जे कैप प्लस dz इंटू के कैप, करे थे नहीं करे थे। अब वैसे अब अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं, एक तो ये हो गया, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, हमारे पास का डी आर इंटू आर कैप प्लस आर डी थीटा, क्या आ जाएगा हमारे पास थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा इंटू कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा डी फाइव इंटू आपके पास कितना आ जाएगा फाइव कैप। क्या मैंने सही लिखा। अब अगर मैं आपसे यहां से फिर से अगर आपसे बोल दूं, ये तो हमने ये समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा, इनके कुछ कोफिशिएंट आएंगे, जैसे इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास r है, और इसका कोफिशिएंट कितना r sin थीटा है। तो नॉर्मल सी बात है, ये जो हम लिख रहे हैं आपके पास, ये जो 1 लिख रहे हैं, जो r sin थीटा लिख रहे हैं, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, लेंथ एलिमेंट का अगर स्क्वायर करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा डी आर स्क्वायर आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा हमारे पास डी फाइव स्क्वायर, यही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब आपको दिख रहा होगा इन जनरल इनके कुछ कोफिशिएंट आएंगे, जैसे यहाँ dx से dy dz के कोफिशिएंट हमारे पास 1 1 1 है वैसे आपको बस समझ में आ रहा होगा। यहाँ हमारे पास क्या, जरा बताइए, यहाँ हमारे पास, यहाँ इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ हमारे पास ये हमारे पास r है, और यहाँ हमारे पास r sin थीटा है, या फिर स्क्वायर में अगर हम बात करेंगे तो इसके वैल्यू हमारा 1 है, यहाँ r स्क्वायर है, r sin थीटा है। जब हम इन जनरल डिफाइन करेंगे ना, तो इन जनरल डिफाइन करते वक्त हम इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वैसे सम ऑफ dxi ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, सम ऑफ dxi। अगर मैं इसको इन जनरल लिखूं, मतलब n डायमेंशनल स्पेस में कैसे लिखेंगे, जैसे अगर ये n पॉइंट हो, ये n पॉइंट हो, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ये तो लेंथ एलिमेंट हमने कहां डिफाइन करा है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपको याद आ होगा, ये कार्टेशियन में। अब अगर मैं आपसे बोलूं, ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, हम n डायमेंशनल स्पेस में दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, तो वहां पर हमारे पास क्या आएगा, जरा समझने की कोशिश करिए क्या आता है करके। मैं आपके पास इन जनरल आपको डिफाइन करके आपके पास बताता हूं किस तरीके से लिखा जाएगा करके। जब हम n डायमेंशनल स्पेस में, ये हमारे पास n पॉइंट होंगे, ये हमारे पास n पॉइंट होंगे, ठीक है, पता है ना, n डायमेंशनल स्पेस अगर मैं इसको n लिख दूं, समझते रहिएगा, यहां पर मैंने n पॉइंट लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn। ये कितना आ जाएगा x1 प्लस dx1, ये आ जाएगा हमारे पास कितना x2 प्लस आपके पास dx2, ये आ जाएगा हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट कितना आ जाएगा अप टू सो ऑन आपके पास कितना आ जाएगा xn और dxn आ जाएगा। अब इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डिफाइन करेंगे, तो जब इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डिफाइन करते हैं ना, तो हमारे पास किस तरीके से लिखी जाती है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अभी इसका मतलब बताऊंगा, ये मैंने क्यों बोले ये r आ रहा है, r sin थीटा आ रहा करके,
क्योंकि जब मैं वैल्यूज आपको इसको डिफाइन करूंगा तो उसमें जरूरत पड़ेगी। सुनिएगा, देखिए अब मैंने क्या करा, पहले तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताया। मैंने कहा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेंथ एलिमेंट ये होता है, ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये होती है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। अब मैं बता रहा हूं एन डायमेंशनल स्पेस में किस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है, समझिएगा। जब आप एन डायमेंशनल स्पेस में डिस्टेंस आपको डिफाइन करोगे तो नॉर्मल सी बात हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने आपके पास लिखा डी एल स्क्वायर, क्या लिखा, डी एल स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा जरा बताइए, जैसे ही उसमें आ रहा था डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, वैसे ही कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन डी एक्स स्क्वायर का आपके पास क्या है जरा बताइए, कोफिशिएंट है कुछ ना कुछ, है ना। जैसे यहां कोफिशिएंट आपका डी आर स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वन। यहां डी थीटा का कोफिशिएंट कितना जरा बोले, आर स्क्वायर। तो इसको बताएगा कौन, बताने के लिए कुछ तो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। जो मैं कंसीडर करूंगा ना वही मेरा मीट्रिक टेंसर बनेगा। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मेरे को एक टर्म कंसीडर करना पड़ेगा जो हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे वैल्यू बताएगा इन कोफिशिएंट को बारे में, कि कोफिशिएंट क्या है करके। जैसे मैं यहां पर ऐसा, जब मैं इसको एन डायमेंशनल स्पेस में डिफाइन करूंगा, सो डिस्टेंस इन एन डायमेंशनल स्पेस अगर हम बात करें, एन डिस्टेंस क्यों बोला, क्योंकि हम लेंथ एलिमेंट का मॉडुलस ले रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस इन आपके पास का एन डायमेंशनल स्पेस अगर हम बात करें, थोड़ा स्पीड में चलते हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा, डीएल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मेरे को लिखना पड़ेगा जी आपके पास आई आपके पास समथिंग जी वन वन, पहला कोफिशिएंट। ये जी वन वन में क्या है, ये रिप्रेजेंट कर हमारा पहला कोफिशिएंट। आप ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो जो आपको सही लगे। जी वन वन मैंने लिखा डी एक्स वन का डी एक्स वन इंटू डी एक्स वन, जैसे डी एक्स स्क्वायर आ रहा ना, इसका मतलब क्या है, डी एक्स वन इंटू डी एक्स वन का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है जरा बोलो, डी एक्स वन का स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या आएगा, जी वन टू, इसका मतलब डी एक्स वन डी एक्स टू, ऐसे करके। अब मैं कहानी बता चुका हूं आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्या आएगा, जी वन थ्री, क्या आएगा, डी एक्स वन डी एक्स थ्री। अब ये कहां पर है, अपने जो भी मैंने एन डायमेंशनल स्पेस बनाया था उसमें देखिए, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, जी वन एन डी एक्स वन डी एक्स एन, ऐसे करके। भाई इसमें तो आपके पास एक ही आके हमने एक ही वेरिएबल को मूव कराया है, दूसरा भी तो वेरी करेगा। ऐसी जी टू आपका वन भी तो आएगा, ये कितना आएगा, डी एक्स वन डी टू डी एक्स टू डी एक्स वन। फिर कितना आएगा, जी टू टू जो आएगा डी एक्स टू का स्क्वायर। फिर कितना आएगा, जी आपके पास टू थ्री डी एक्स टू डी एक्स थ्री। ये बात है एन डायमेंशनल स्पेस में कैसे डिफाइन हो रही डिस्टेंस। फिर आपके पास ऐसे बढ़ते 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 कितना आएगा, जी टू एन डी एक्स वन आपके पास डी एक्स टू डी एक्स एन। ऐसी ये होते प्लस होते 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 लास्ट में जी एन वन कितना आ जाएगा, डी एक्स एन आपके पास डी एक्स वन। फिर कितना आ जाएगा, जी एन टू डी एक्स टू। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, डी एक्स आपके पास डी एक्स एन डी एक्स टू अप टू वन। लास्ट में कितना आएगा, जी एन एन डी एक्स एन डी एक्स एन। तो ये होगा फॉर्मूला। अब ये होगा फॉर्मूला आपका एन डायमेंशनल स्पेस में। अब ये जो फैक्ट, अच्छा मैं इसको पूरा लिखते रहूंगा क्या, नहीं, मैं क्या लिखूंगा इसको शॉर्टकट में, कैसे लिखूंगा, बाय यूजिंग टेंसर एनालिसिस। आइंस्टीन ने ये तो कहा, ये जो आप लिख रहे हो ना, ये जो लिख रहे हो, ये पूरी कहानी मत लिखो यार, इतना क्यों लिख रहे हो। आप इसको सिंगल टर्म से लिख दो। किससे लिख दो, इसके लिए आप आपके पास टेंसर एनालिसिस यूज करो। कैसे लिखो, जी आई जे मैंने क्या लिख दिया, डी एक्स आई और डी एक्स जे लिख दिया शॉर्टकट में। किसको, इस पूरे टर्म को इतने छोटे से टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जब मैं छोटे से टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, ये जो मेरे पास आया, जो कोफिशिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको। अब वो कोफिशिएंट कौन से हैं, मैंने आपको बताया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वन 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 होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वन आर आर साइन थीटा होते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही है ये, लेकिन ये लेंथ एलिमेंट के स्क्वायर में आ रहे तो ये स्क्वायर होंगे, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो नॉर्मल सी बात है, ये जो टेंसर आ रहा ना जो मैं हमने यूज किया, इसी को बोलते हैं मीट्रिक टेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीट्रिक टेंसर बोलते हैं। किसको, इसको। और इसको बोलते हैं रीमान टेंसर। इस ये डीएल स्क्वायर जो हमने पूरा डिफाइन करा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल जो टर्म का जो स्क्वायर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीमान टेंसर। ये ध्यान में रखिएगा, पूरे को हम बोलते हैं रीमान टेंसर। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, रीमान टेंसर। रीमान टेंसर, क्योंकि रीमान ने सारा काम किया इसके ऊपर, इसलिए आपको रीमान टेंसर बोलते हैं।
मीट्रिक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, मीट्रिक बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये एक्चुअल में आपके पास क्या है, जब हम n डायमेंशनल स्पेस में दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, उस समय एक हमारे पास ये कोफिशिएंट आता है GIJ, जो बताएगा हमारे पास ऑलरेडी कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, मीट्रिक टेंसर। ये इतने सबको बताएगा, सबकी इंफॉर्मेशन इसके पास है, इस बात को समझिएगा। और ये कैसे लिख रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ऑलरेडी आपको पता है, आइंस्टीन समेशन रूल के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है सब कुछ, ठीक है। जहां पर आई और जे कहां से कहां तक जा रहे हैं, आई और जो जे जा रहे हैं कहां से कहां तक, 1 2 3 अप टू 7 आपके पास n तक जा रहे हैं, ऑलरेडी आपको पता ही है, ठीक है। ये समझ में आनी चाहिए कहानी। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बात समझ में आनी चाहिए, लेकिन क्यों आ रहा, कहां से आ रहा, मैंने आपको बता दिया। अगर हम बात करें, हमने रिमांड टेंसर डिफाइन किया, डीएल स्क्वायर इक्वल टू GIJ DXI DXJ, ठीक है। आपको एक बात बता देता हूं, आप प्रूफ भी कर सकते हो इस बात को, ठीक है। मैंने कहा क्या बोला, ये क्या है जरा बोलो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीट्रिक टेंसर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मीट्रिक टेंसर बोलते हैं। और इसको हम एक और बोलते हैं, इसको हम फंडामेंटल टेंसर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और फंडामेंटल टेंसर। और ये जो टेंसर होता है ना, ये सिमेट्रिक टेंसर होता है। कैसा सिमेट्रिक होता है, कैसा होता है, सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक टेंसर का मतलब क्या होता है, मतलब GIJ कहीं पर लिखा है तो इसको मैं आपको GJI भी लिख सकता हूं, समझ में आई बात। कैसा टेंसर होता है, सिमेट्रिक टेंसर होता है। इस बात को वेरीफाई भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब, फिर से रिपीट करूंगा, जब n डायमेंशनल स्पेस में दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, उस समय हमें आपके पास जो डिफरेंशियल टर्म के स्क्वायर हैं, उनके कोफिशिएंट की वैल्यू तो चाहिए होगी ना, कुछ तो कोई तो बताएगा, जो बताएगा वही मेरा मीट्रिक टेंसर है, और कुछ नहीं है। ये बात में नहीं आई, ये किसके बारे में बताता है जरा बोलो, इट गिव्स coefficient, it gives information about it gives information about coefficient of differential term, ठीक है। तो लास्ट लाइन मैंने क्या लिखी, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल टर्म, ठीक है। स्क्वायर ऑफ डिफरेंशियल टर्म लिख देना, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर ऑफ लिख देना, स्क्वायर ऑफ ज्यादा बेटर रहेगा, स्क्वायर ऑफ डिफरेंशियल टर्म, ठीक। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा जैसे। और तो ऑलरेडी आपको पता है कि सेकंड रैंक का टेंसर है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, मैट्रिक्स में सॉल्व करेंगे, ये तो समझ में आता है। 3 डायमेंशनल स्पेस में कितने कंपोनेंट हो जाएंगे इसमें, 9। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं, बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे आपसे बोल दूं, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपसे बोलूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डिफरेंशियल टर्म आपका, जो लेंथ एलिमेंट डिफाइन होगा, वो कैसे होगा, dx स्क्वायर dy स्क्वायर dz स्क्वायर, ऐसे डिफाइन होगा, होगा नहीं होगा। और इसमें अगर आपसे बोल दूं इन जनरल डेल एक्स स्क्वायर, अगर डेल एक्स आई और dx आई dx जे, ये। अब अगर आप यहां देख रहे हैं ना, ये स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट 1 1 है, ये कोएफिशिएंट आपके पास, इसका स्क्वायर 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। इसका मतलब अगर हम जब GIJ, जब मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा 3 डायमेंशन, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में लेंथ एलिमेंट लिखा गया है, मैं जब मैट्रिक्स बनाऊंगा तो इन तीनों के कोएफिशिएंट कितने आ रहे हैं जरा बोलो, 1 1 1। और ये मैंने इसकी जगह क्यों लिखा, मैं आपको पहले इसकी वैल्यू बता देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारे पास G11 होगा, ये G12 होगा, ये G13 होगा, ये G21 होगा, ये G22 होगा, ये G23 होगा। ये हमारे पास ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 31, ये हमारा G32 और ये हमारे पास G33। अब अगर मैं आपसे बोलूं, G11 में आपके पास क्या होगा, जब यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, तभी पता है आपके पास 1 1 होगा तो dx1 स्क्वायर होगा, और G 1 1 होगा,
और G11 इसका dx1 और dx1 के कोएफिशिएंट तो आते हैं, बाकी तो यहाँ स्क्वायर वाले आते हैं सब। बाकी जब ये 1 होगा, ये 2 होगा, वो तो वैल्यू आती नहीं ना। वैल्यू आती क्या? नहीं आती। उनके सबकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो मैं इस यहां लिखूंगा G11, यानी कि ये dx1 और dx1 हो गए, ये dx1 का स्क्वायर है। पता नहीं ये क्या है? ये है dx1 का स्क्वायर, ये है d आपके पास क्या, x2 का स्क्वायर, और ये जरा बोलो dx3 का क्या, जरा बताइए, स्क्वायर। और इन सभी के लिए इसकी जगह हमें 1 1 रखना पड़ेगा। 1 1 रखूंगा तब आपके पास यहाँ G11 आएगा, और इसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी, जरा बोलो 1। ये समझ आ रहा नहीं आ रहा? जब मैं यहाँ क्या रखूंगा, 1 1 रखूंगा तो ये आएगा d, कितना हो जाएगा हमारे पास, जरा बोलिए 1, और ये 1 इसका स्क्वायर, ये आएगा G11। फिर क्या आएगा, जब मैं कंपेयर करेंगे, ध्यान में रखिएगा इस बात को, फिर हम क्या रखेंगे, जरा बोलो इसकी जगह 2 2 2 2, क्योंकि 2 और 1 2 में तो इसकी वैल्यू आती नहीं है, 1 2 वाला तो कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब इसके बाद क्या रखा जाएगा, 2 2 रखा जाएगा। जब मैं 2 2 रखूंगा तो 2 स्क्वायर होगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, G22 आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को रखेंगे G33, तो हमारे पास dx3 का कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करिए तो बताइए तो वैल्यू क्या आएगी। अब आपको दिख रहा होगा इसका कोएफिशिएंट का यहाँ G11 है, यहाँ G11 है, इसका मतलब यहाँ 1 है। बात समझे नहीं? अब यहाँ कोई 2 वाला dx1 यहाँ dx1 dx2 वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है, G12 0 है, और G आपका 13 भी 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। मतलब हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी कुछ ये होगी, किसकी, जी आई जे की, यानी कि मैट्रिक टेंसर की जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बताते हैं, ये वैल्यू ये आगे जाके काम आएंगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, क्रिस्टोफल सिंबल में ये वैल्यूज काम आएंगी, इसलिए बताया जा रहा है, इस बात को नोट करिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा लिखिएगा आपके पास क्या, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपके उसमें सिलेबस में मीट्रिक टेंसर मेंशन नहीं किया है, लेकिन किस क्या मेंशन किया है, क्रिस्टोफल सिंबल। आप क्रिस्टोफल सिंबल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, लेकिन उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होता है भाई, मीट्रिक टेंसर का ही होकर लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाता है क्रिस्टोफल सिंबल। तो मीट्रिक टेंसर तो पता तो होगा लेकिन क्या है करके। ठीक है, चलिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लेंथ एलिमेंट डिफाइन किया जाता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। यह हमारे पास क्या, डीएल डी आर स्क्वायर, कितना, डी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास डी फाइव स्क्वायर, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है आपके पास लेंथ एलिमेंट। जब मैंने कहा कंपेयर करोगे ना, कंपेयर, अब आपको बात समझ में आ जानी चाहिए यहां से, क्योंकि ठीक है, डी एल स्क्वायर जब मैं लिखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। ठीक, आपको दिख रहा होगा जब ये 1 1 होगा, ये 1 1 होगा। अब यहाँ dx है और ये क्या है, ये सेम है, डी आर आर जब होगा, ये बात समझ आनी चाहिए। ये अगर थीटा थीटा होगा तभी वैल्यू देगा, बाकी में तो क्या हो जाएंगे, 0। समझ में ही नहीं आई बात? तो मतलब ये जब स्क्वायर स्क्वायर सेम सेम वाले तो वैल्यू आएगी, मतलब किस किस की वैल्यू आएगी, मतलब G11 की वैल्यू आएगी, G22 की वैल्यू आएगी, G13 की वैल्यू आएगी। तो मैट्रिक्स में डायरेक्टली अगर लिखूं जी आई जी की मैट्रिक्स अगर लिखूं तो हमारे पास ये समझ में आता है, थ्री डायमेंशन स्पेस में लिखे जाते हैं सारी वैल्यूज। क्यों, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहां है, हम बात कर रहे थे थ्री डायमेंशन स्पेस में। तो नॉर्मल सी बात है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 0, क्योंकि ये 2 2 का कोएफिशिएंट है, ये बात को समझ, G22 का कोएफिशिएंट होगा, क्योंकि यहाँ थीटा आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। इधर आपके पास 0, ये 0, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको लिखना आना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं बता रहा हूँ, इस बात को नोट करिएगा। आपको लग रहा हो सकता है आपको बहुत ज्यादा, आपको पता नहीं क्या डिटेलिंग बता दे रहे हैं करके, जो काम का एग्जैक्ट वही बता रहा हूँ, फालतू नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, किसके लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम बात करें तो हमको सबसे पहले वहां लेंथ एलिमेंट लिखना आना चाहिए। ठीक है, लेंथ एलिमेंट अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास लेंथ एलिमेंट क्या होता है, हमारे पास डी एल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास डी रो स्क्वायर। ठीक है, प्लस हमारे पास कितना आएगा, रो इंटू आपके पास डी रो 5z होता है ना, डी आपके पास, प्लस आपके पास कितना आएगा, डी जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, 1 रो आपके पास 1 लिखा था तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक,
तो यहां से जब हम आपके पास डिफाइन करेंगे, अब आपको समझ में आ गई होगी जी आई जे की वैल्यू क्या आएगी करके। स्क्वायर वाले टर्म की यानी है बात, यानी कि 2 2 1 1 वाले आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा रो, ठीक है, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 1, और ये सब जीरो हो जाएंगे। पता नहीं ये रो क्या है, रो है सिलेंडर की रेडियस, रो क्या है सिलेंडर की रेडियस, रो फाई जेड, रो फाई जेड, रो इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। चलो एक बार आपको मैट्रिक्स बनाना सिखा भी देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ लिखिएगा डीएल स्क्वायर इक्वल टू 5 डी x1 का स्क्वायर प्लस 3 डी x2 का स्क्वायर प्लस 4 डी x3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 6 डी, माइनस का डी 6 डी डी x3 प्लस 4 डी x2 डी x3, ये है, ठीक है। फाइंड द मेट्रिक, फाइंड द फाइंड द, इसमें लिखना मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स टेंसर, मैट्रिक टेंसर। ये जो पूरा आपको लेंथ एलिमेंट दे रखा है, यहां से आपको क्या बतानी है, मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक टेंसर, जैसे कि अभी तक हम बना रहे थे। तो आप एक काम करिएगा, जैसे आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ये उसकी वैल्यू है, किसकी, G11 की वैल्यू है, G22 की वैल्यू है, G33 की वैल्यू है। अब आपको लग रहा होगा ये जो वैल्यू लिखी गई है, ये जी माइनस का 6 डी x1 और x3, तो ये जब भी ये बिना स्क्वायर में नहीं लिखे जाते हैं, सिंगल लिखे जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इनको इक्वली स्प्लिट करके उल्टा भी लिखना चाहिए। मतलब ये बात को ध्यान में आना चाहिए, ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे कुछ लिखा जाएगा, डीएल स्क्वायर इक्वल टू 5 डी x1 का स्क्वायर 3 डी x2 का स्क्वायर प्लस 4 डी x3 का स्क्वायर माइनस का 3 डी x1 डी x3 माइनस का 3 डी x3 डी x1। ये दोनों तरीके से लिखा जाएगा, ये बात को समझ में आना चाहिए। जब भी ये स्क्वायर नहीं वाले टर्म नहीं है, अलग टर्म है, तो उनको इक्वली स्प्लिट करके ऐसे लिखा जाना चाहिए, ये बात को समझ में आना चाहिए। प्लस कितना 2 डी x2 डी x3 प्लस 2 हमारे पास कितना आ जाएगा डी x3 डी x2, ये रूल होता है लिखने का, इस बात को समझिएगा। अब हमारे पास जी आई जे मैट्रिक्स क्या है कि जरा बताइए, आई होप आपको बनानी आ गई होगी लेंथ एलिमेंट से। ये स्क्वायर वाले टर्म है तो इनको डायरेक्टली लिख लो 5 3 4, इसको क्या लिखोगे 1 3 की वैल्यू है, 1 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा -3, और ये आएगा 3 1, यहाँ जाएगा -3, फिर कितना आएगा, ये है 2 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, और ये हमारे पास है 3 2 यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो है ही नहीं, तो ये एलिमेंट कितने में जाएंगे हमारे पास 0, तो ये मैट्रिक्स आएगी, ये आएगा जी आई जे। अगर आप इसका वो कर दो ना, क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो अगर आपको जी आई जे करोगे ना, दोनों सेम आ जाएंगे, करो उल्टा, इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने पे ये सेम रह रही होगी जो मैट्रिक्स बनी है। और क्योंकि मैंने बोला था मेट्रिक टेंसर है, और मेट्रिक टेंसर हमेशा कैसा होता है, मेट्रिक टेंसर सिमेट्रिक टेंसर होता है, मेट्रिक टेंसर है ये हमेशा कैसा होता है, सिमेट्रिक। आप ट्रांसपोज करो तो जरा देखो, तो ट्रांसपोज करो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर चले जाएगा, तो बात तो एक ही है। तभी तो बोला था मेट्रिक टेंसर कैसा होता है, सिमेट्रिक। तो हमें एक लेंथ एलिमेंट दिया था, लेंथ एलिमेंट से हमें बनाना नहीं चाहिए, जो बिना स्क्वायर वाले टर्म हो उनको इक्वली स्प्लिट किया जाता है, इस बात को समझ में आना चाहिए। इक्वली क्या किया जाता है, स्प्लिट, तब जाके लिखा जाता है। तो ये 1 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3 1 को भी रिप्रेजेंट करेगा, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
चलिए टेंसर में वो पैटर्न ध्यान में रखना होता कि कैसे चीजें चलानी है करके। ठीक है, मैं फिर से आपको कहूंगा टेंसर में पैटर्न ध्यान में रखना हो तो चीजें किस तरीके से चलानी करके, और कुछ नहीं है, पूरा मैथ्स ही है। ठीक है, अब लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब भी समझ लो। मीट्रिक टेंसर का मतलब कि जो लेंथ एलिमेंट का जो स्क्वायर आ रहा है उसमें जो टर्म आएंगे, कौन से टर्म आएंगे, जो कोफिशिएंट आएंगे, उन कोफिशिएंट को आपको बोला जाता है मीट्रिक टेंसर बोला जाता है। ठीक, ऐसा समझ में आना चाहिए कि ऐसा है करके। चलिए, चलो इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है उसको मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, कंजुगेट, नेक्स्ट लिखिए कंजुगेट, वो खत्म हो गया है। कंजुगेट या फिर लिख दीजिएगा रेसिप्रोकल, बात एक ही है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आपके पास क्या, सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है? ठीक है, तो अगर हमारे पास कहीं, अगर आपके पास सपोज के लिए कोई कोवेरिएंट है, ठीक है, तो सपोज के लिए हमारे पास क्या है, कोई कोवेरिएंट आपके पास है, और क्या है सपोज के लिए, देखिए लेट हमारे पास ए आई जे इज कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक टू। रैंक टू, बात को समझिए। हमने कहा ए आई जे हमारे पास क्या है, कोवेरिएंट आपका टेंसर ऑफ रैंक टू, देन एंड आपके पास लिखना, देन इट्स डिटरमिन, क्योंकि मैं पता ना दो रैंक है तो इसका मतलब ये समझ में आता है थ्री डायमेंशनल स्पेस में आपको मैट्रिक्स यूज करनी पड़ेगी। देन इट्स डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट जिसको मैंने बोला ए आई जे का मॉडुलस इक्वल टू डी, वो जीरो नहीं है, सपोज कर लिया। देन अगर मैं आपके पास ए जे आई जे डिफाइन करूं कॉन्ट्रावेरिएंट, अगर डिफाइन करूं, क्या डिफाइन करूं, कॉन्ट्रावेरिएंट अगर डिफाइन करूं, कॉन्ट्रावेरिएंट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं इसका कॉन्ट्रावेरिएंट, मैंने रेसिप्रोकल मतलब आपको बताया कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। कोवेरिएंट तो मेरे को क्या निकालना आना चाहिए, कॉन्ट्रावेरिएंट। समझ में आ रहा है? कोवे रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो आपको ऑलरेडी पता है कि कोवेरिएंट का मतलब क्या होता था, कॉन्ट्रावेरिएंट। कॉन्ट्रावेरिएंट मतलब अपोजिट, और कोवेरिएंट का मतलब सेम, एक दूसरे का अपोजिट है। तो अगर मेरे पास कोवेरिएंट अगर कहीं पर अगर टेंसर है और मुझे आपके पास क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्ट्रावेरिएंट, देन आपके पास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एआईजे जो डिफाइन किया जाता है, कोफैक्टर, कोफैक्टर आपके पास क्या जाता है बोलो, ए आई जे डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ आपके पास क्या, ए डी, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए आई जे, ऐसे करके डिफाइन किया जाता है। इसी को बोला जाता है कंजुगेट और रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर। ठीक है, कंजुगेट सिमेट्रिक टेंसर बोलो या रेसिप्रोकल आपके पास टेंसर बोलो, बात एक ही है, जैसे आप लिखते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, इसका एक लास्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं विच इज कॉल्ड क्रिस्टोफल सिंबल। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं नया पॉइंट और डिस्कस करते हैं आपके पास क्या, क्रिस्टोफल, क्रिस्टोफल सिंबल। ठीक है, क्रिस्टोफल सिंबल,
पहली बात, नाम से घबराना नहीं है, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है, क्रिस्टोफल हो गया, रिमान हो गया, इन लोगों ने ही तो काम किया है किसके ऊपर, टेंसर के ऊपर बेहिसाब, ठीक है, जिसको आप पढ़ रहे हो। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, क्रिस्टोफल सिंबल के बारे में अगर हम बात करें, तो क्रिस्टोफल आपके पास क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। उनने क्या करा, जैसे आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात है, सपोज के लिए ये आपके पास क्या है, कोई स्फेयर है, स्फेयर है, ठीक। मैं एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ यहाँ दो पॉइंट के बीच की जो अगर जो डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, वो स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व्ड लाइन होगी? दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व लाइन होगी? अगर मैं आपसे बोलूं हमारे पास एक स्फेयर है और उस स्फेयर में कहीं पर दो पॉइंट ले लूं, समझ के लिए ये है, समझने की कोशिश करिएगा, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है, समझ के लिए एक पॉइंट हमने ये डिफाइन करा, एक पॉइंट ये डिफाइन करा है, ऐसे करके ये P और ये Q, इन दो पॉइंट के बीच जो आपके पास बीच मैं अगर ज्वाइन करूंगा, ये कैसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। अरे आप दो स्फेयर में दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन कहां से बनेगी, स्फेयर में सर्कल में नहीं। आप इमेजिन करो आपके पास स्फेयर है और स्फेयर में दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो ऐसे करके, तो वो स्ट्रेट लाइन कैसे हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रेट लाइन। आप स्फेयर की सरफेस पर हो, इमेजिन करो स्फेयर स्फेयर की सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा हो, तो स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट करोगे, तो कर्व है। अरे ये ऐसी स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है, ऐसे करके कर्व लाइन आएगी, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, ऐसे स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं सकती है, कैसे बनाओगे स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट के बीच तो स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं सकती है, क्योंकि सरफेस ही कर्व्ड है, तो स्ट्रेट लाइन कहां से प्लॉट कर दोगे आप। अरे यार ये फिर वो तो कंडीशन लगा, कैसे कंडीशन लगाओ तो कुछ भी ना लोगे, मैं तो इन जनरल पूछा ना, पॉइंट क्लोज होंगे तब तो फिर वो तो एक स्पेसिफिक केस हो गया, इन जनरल तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसे रहेगी, हमेशा आपके पास जो जो डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा एक कैसे रहेगी, कर्व लाइन, थोड़ी कर्व लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन थोड़ी होगी, डिस्टेंस फिर क्लोज हो जाएगी तो फिर एक स्पेशल केस हो गया ना। तो ये किसके, ये क्या करता है खासकर, क्रिस्टोफल सिंबल किसी भी कर्व्ड स्पेस में दो पॉइंट को ज्वाइन करने का काम करता है, क्या काम करने का, क्या काम करता है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है। इसमें लिख देना, क्रिस्टोफल सिंबल, क्रिस्टोफल सिंबल इज यूज्ड टू आपके पास कनेक्ट टू पॉइंट, कनेक्ट इसमें लिखना टू पॉइंट इन कर्व्ड स्पेस, इन कर्व्ड स्पेस, ठीक है। तो कर्व स्पेस में दो पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हम नॉर्मल सी बात है किसका यूज करते हैं, क्रिस्टोफल सिंबल का यूज करते हैं। इसमें लिखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल, फटाफट लिखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल, दो तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक होता है क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, एक होता है क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड। ये होता है आपके पास कर्व लाइन, ठीक है, ये क्या है, कर्व लाइन। चलिए तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब फटाफट थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, पहला हमारे पास क्या है, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, पहले काइंड के क्रिस्टोफल सिंबल क्या होते हैं जरा समझने की कोशिश करिएगा। हमने इसको लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है आई जे, ठीक है, इस तरीके का सिंबल होता है आई जे, इधर लिख दिया जाता है के, इधर लिख दिया जाता है क्या, के, यह आई, यह जे, यह हमारे पास क्या, के। या फिर इसको कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में आई जे को एक साथ, के को अलग, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हम ऐसा ही साइन यूज करेंगे, या ज्यादा अच्छा रहता है लिखने के लिए, ऐसा साइन कम यूज करेंगे, लेकिन ऐसा भी लिखा हो सकता है, बात एक ही है। लिखना कैसे है, पहली बात ये क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं ज्यादा पहले इसके मतलब समझ लो, सुना, ये फर्स्ट काइंड का जो आपके पास होता है ना क्रिस्टोफल सिंबल, ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रिक टेंसर, ये क्या होता है, इट इज और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मेट्रिक टेंसर, मेट्रिक टेंसर। ठीक है, मेट्रिक टेंसर मैंने ऑलरेडी आपको कहानी बता दी है। मतलब क्या है समझिएगा, हमने बोला आपको डे कि किस तरीके से लिखते हैं, गामा टाइप का सिंबल होता है, ठीक है, गामा आई जे आप बोल सकते हो, के, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, आई जे, ये आ जाएगा हमारे पास के, ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में। यहां से हमारे पास किस तरीके से लिखते हैं, 1/2 डिफाइन कैसे करते हैं जरा समझने की कोशिश करेगा, डेल। अब लिखने का तरीका, लिखने का तरीका समझना, ये पहले 1/2 आता है आगे, फिर क्या लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव जी, जी की जगह क्या आता है, आई के, सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई के। जो छूट गया उसको कहां लिख देते हैं, नीचे, किसके फॉर्म में, डेल एक्स के फॉर्म में। कितना आ जाएगा जी, डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोऑर्डिनेट के, जैसे याद है डेल डी x1, x1 का मतलब u, आपका u है, इस बात को समझिए, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जो डेल x1 x2 x3 मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, कहने का मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है। पहले कैसे लिखना है, डेल जी के आई के, पहले इसको लिखना है, फिर किसको लिखना है, जी के को, ये जे को लिखना है। कैसे लिखोगे, डेल जे के, पैटर्न में समझना है कैसे लिखा जा रहा है। जी के लिख दिया तो कौन छूट गया, आई, तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा नीचे। फिर क्या लिखोगे, माइनस लगाओगे, फिर कैसे लिखोगे, अब कौन बचा, ये हो गया, ये हो गया, अब आई जे बचे, तो क्या लिखोगे, जी आई जे डिवाइडेड बाय आपका क्या, कौन आई जे लिखा तो नीचे क्या आएगा, के आ जाएगा। ये होता फर्स्ट काइंड का आपके पास क्रिस्टोबल सिंबल। मैं फिर से कहूंगा आपको लिखना आना चाहिए, मैं लिखना आपके पास कैसे फिर से लिखता हूं, आपके लिए एक एग्जांपल बना देता हूं, कुछ भी बना लेना, क्या हमको सीखना है से मतलब है। देखो फिर से सुनना, जैसे मैंने बोल दिया पी क्यू आर बोल दिया, पी क्यू अलग लिख दिया, आर अलग कर दिया, ठीक, हमको सीखने से मतलब है। इधर क्या लिख दिया, पी क्यू, इधर लिख दिया मैंने आर, कैसे लिखेंगे जरा बोलो, 1/2, हमें कोई से कोई मतलब नहीं, कितना आ जाएगा जरा बोलो, डेल जे, डेल जे, ये तो मेट्रिक टेंसर ही आएंगे, ध्यान में रखना, आपको दिख रहा होगा लीनियर कॉम्बिनेशन है, पार्शियल डेरिवेटिव के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा गया, कौन, क्रिस्टोबल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये फर्स्ट काइंड का क्रिस्टोबल सिंबल, ये ध्यान में रखिएगा। इधर सुनना, मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले पी आर लिखूंगा, आपको पता है ये और ये आ रहे थे, सबसे क्या आ जाएगा, पी आर डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या लिखा जाएगा जरा बोलो, डेल एक्स। अब पी आर लिख दिया तो बचा कौन हमारे पास, क्यू, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बचा हमारे पास क्या जरा बोलो, क्यू, ये समझ में आना चाहिए। फिर क्या लिखेंगे जरा बोलो, डेल, फिर किसको लिखेंगे, जी क्यू आर आएगा, फिर हमारे पास नीचे कौन बचा है, डेल एक्स पी माइनस, फिर क्या आएगा, डेल जी। अब ये पहले पी आर को लिखना है, फिर क्यू आर को लिखना है, फिर पी क्यू को लिखना है, फिर क्या आ जाएगा, पी क्यू डिवाइडेड में, हमारे पास पी क्यू लिख दिया तो नीचे कितना आएगा, जो बचा हुआ इंडेक्स है वो ओवर में आएगा। ऊपर लिख, जिनको लिख रहे हो, जैसे आई और के को लिखा, बचा इंडेक्स क्या, के, जे नीचे आ जाएगा, फिर जे और के लिखा, बचा इंडेक्स आई नीचे आ जाएगा, आई जे लिखा तो बचा इंडेक्स नीचे आ जाएगा। क्या लिखने का पैटर्न समझ में आया, कैसे लिखना है, जल्दी बताइए तो, ये हमको लिखना समझ में आ गया है, कैसे लिखना है करके, मैं लिखने का ये रोल है टेंसर में, क्या कैसे लिखना है, आपको बात समझ में आ गई है, रटना नहीं है, समझना है कैसे लिखना है करके, रट के तो कुछ होगा ही नहीं, जल्दी जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं आगे किसके बारे में, ये फर्स्ट काइंड को लिखने का तरीका है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिस्टोबल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, अब बात करते हैं क्रिस्टोबल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, तो इसे लिखिएगा दूसरा, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, ठीक। ये क्या होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये किसके फॉर्म में लिखा जाता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट काइंड, किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। कैसे एक्सप्रेस करते हैं जरा देखिए, हमारे पास सपोज के लिए हमारे पास ये टेंशन है कोई, मैंने बोल दिया के आई जे, उल्टा लिखते हैं इसमें, लेकिन पढ़ते उल्टा ही है, आई जे के, आई जे के लिखते उल्टा है, ये ध्यान में रहे आपके पास, आई जे के, ठीक है।
कैसे लिखते हैं, आई जे के, उसमें नीचे नीचे लिखा था, इसमें आई जे नीचे आते हैं और के ऊपर आता है। इसको लिखना कैसे होता है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। के ऊपर आएगा, आई जे नीचे आएंगे ऐसे करके, ऐसे। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप सबसे पहले मीट्रिक टेंसर डिसाइड कर दो, एक मीट्रिक टेंसर लेते हो, ठीक है। यहाँ के ऊपर है तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा, एक अपने मन से कोई भी एक इंडेक्स कंसिडर करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई भी इंडेक्स कंसिडर करिए। मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ये आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये क्या हो रहा है करके, ये क्या हो रहा है, आपको ये समझना चाहिए कि रूल्स हैं, इस तरीके से सेकंड काइंड को लिखा जाता है। हमको उसको पीछे मैं उसको नहीं समझना कहां से आया करके, उसकी पूरी मैथ्स को डिराइव करके नहीं लाना, हमने ये समझना है कि सेकंड काइंड को कैसे लिखा जाता है, कैसे आपके पास चीजों को बनाया जाता है, बस। सेकंड काइंड को लिखने का तरीका क्या है, आई जे के उसकी फॉर्मेट होगी, ये इसको बोलते हैं आपके पास सेकंड काइंड, या फिर इस तरीके से लिखा गया होगा अगर, या फिर इसमें वो करली ब्रैकेट लगाया गया, कैसा ब्रैकेट लगाया गया होगा, ऐसा, ऐसे करके, इस बात को समझिएगा। फिर यहां पर क्या लिखते हैं, जे मीट्रिक टेंसर लेते हैं, के और के की जगह रहेगा, यहां पर एक कोई भी आपका एक डमी इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, डमी इंडेक्स, जैसे मैंने बोल दिया एल। फिर यहां क्या आ जाता है आपके पास, आई जे की जगह ही रहेगा हमेशा, ये जो थर्ड प्लेस होगा यहाँ थर्ड प्लेस, इसकी जगह पे ये जो डमी इंडेक्स आपने सेलेक्ट करी होगी ये आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। डमी, मैं फिर से यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिख दूंगा, डमी इंडेक्स, डमी इंडेक्स is always at the place of, at the place of third index in second kind, ये समझ में आना चाहिए। सेकंड काइंड में जो आप डमी इंडेक्स यूज करो, सब डमी इंडेक्स ऑलरेडी आप जानते हो, जो रिपीटेड इंडेक्स होती है उसको डमी इंडेक्स बोलते हैं। डमी इंडेक्स जो आप यूज करो वो थर्ड प्लेस पे आएगी, एकदम बात क्लियर समझ में आनी चाहिए। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेस, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड। ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा सेकंड प्लेस है, फिर ये हमारा थर्ड प्लेस है, और डमी इंडेक्स हमेशा किस प्लेस पे आती है, थर्ड प्लेस पे आती है। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये पहला, ये फर्स्ट, ये कौन सा है, ये हमारा कौन सा टेंसर है, ये फर्स्ट काइंड का है। और सेकंड काइंड के टेंसर को या तो ऐसे लिखते हैं या करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ब्रैकेट का ध्यान में रखना, ये करली ब्रैकेट है। चलिए अब कुछ बातें करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। यहां पर एल क्या है, फिर से रिपीट कर दूंगा, एल हमारी डमी इंडेक्स है, आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर से रिपीट करूंगा, जब भी सेकंड काइंड का आप क्रिस्टोफर सिंबल डिफाइन करोगे, वहां पर आपको एक डमी इंडेक्स सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप कुछ भी लो, के लो, एल लो, एम लो, एन लो, लेकिन वो इन इंडेक्स से अलग होनी चाहिए जो आपने इंडेक्स यूज कर रखी है, ठीक है। चलिए, तो कुछ बातें होती हैं आपके पास, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इसमें लिख दीजिएगा, पहला लिख दीजिएगा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल, क्रिस्टोफर सिंबल क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली बात, ये सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। चाहे अगर हम बात करें फर्स्ट काइंड के बारे में बात करें या सेकंड काइंड के बारे में बात करें, दोनों कैसे होते हैं, दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं, ठीक है। इसमें लिख दीजिएगा, इधर वो बना लीजिएगा, इसमें लिख दीजिएगा आपके पास क्या, पहला पॉइंट, बोथ आर सिमेट्रिक, बोथ आर सिमेट्रिक टेंसर, ठीक है, बोथ आर सिमेट्रिक और टेंसर, टेंसर लिख देना। कौन, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड अभी बता दे रहा हूं कैसे है करके फटाफट, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। कोई आप बता सकते हो ऐसा क्यों करके, ऐसा क्यों है करके, आपको ऐसा बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा होगा करके, सेकंड काइंड। बोथ आर आपके पास क्या, फर्स्ट काइंड, और दोनों के ऐसे होते हैं, सिमेट्रिक टेंसर होते हैं। अरे अभी तो बताया था, मेट्रिक टेंसर कैसा होता है, मेट्रिक टेंसर होता है सिमेट्रिक, तो अपनी प्रॉपर्टीज को लेके आएगा नहीं ले आएगा वो, फिर क्रिस्टोफ मेट्रिक टेंसर सिमेट्रिक था, इसीलिए आपके पास क्रिस्टोफर सिंबल भी कैसा है, सिमेट्रिक। इस बात को समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, देखो एग्जांपल से, ठीक है। एक पार्ट एग्जांपल बना रहा हूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिखा, आई जे के, ये जो होगा किसके इक्वल होगा, सिमेट्रिक मतलब समझ में आ रहा है,
जे आई के, होगा नहीं होगा, इसके इक्वल होगा। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करता हूं, देखना है किसको सॉल्व करते हैं, इसको वो इसके इक्वल आ जाएगा। इसको पता ना ये आई जे के क्या है करके, अगर आपसे पूछो ये क्या है, ऑलरेडी आपको लिखना था 1/2 बताया था मैंने, कैसे लिखते हैं, डेल जे आई के, फटाफट बताइए, डेल एक्स जी, फिर कितना लिखेंगे, डेल जी जे के डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई, ये तो लिखा जाएगा। फिर कैसे लिखा जाएगा, डेल जे आई जे डिवाइडेड बाय डेल एक्स, आपके पास कितना आ जाएगा, के, ऐसे लिखा जाएगा। ये कौन लिखा जा रहा है, इसको मैंने लिखा, किसको लिखा है, इस वाले पार्ट को लिखा है, अब मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है, इसको लिखा है, ये एलएचएस है मेरा, ये क्या था मेरा एलएचएस, अब मैं आरएचएस को लिख रहा हूं, किसको लिख रहा हूं, आरएचएस को, आरएचएस था मेरा जे आई के, जे आई के, ऐसे करके इसको लिखा मैंने 1/2, क्या लिखा 1/2, क्या लिखेंगे जरा बताइए, डेल जी, पहले इसको और इसको लिखना होता है क्या, जे के डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई, फिर कितना आ जाएगा, डेल एक्स आई के डिवाइडेड बाय डेल एक्स जे, फिर डेल आपके पास कितना आ जाएगा, आई जे आई डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डेल एक्स आपके पास कितना आ जाएगा हमारे पास, ये के, ठीक। अब बताइए, बहुत ही सिंपल सी बात है, ऑलरेडी आप जानते हो, जो मीट्रिक टेंसर होता है वो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक है तो नॉर्मल सी बात है, ये तो जे के आई है, ये तो ये और ये टर्म तो दोनों सेम ही हो गए, ये वाला टर्म तो पूरा सेम ही हो गया है, इसको आगे पीछे एडिशन में, एडिशन में आगे पीछे में क्या फर्क पड़ता है, ये आपको अलग लग रहा होगा, ये इसको मैं बदल देंगे, क्यों नहीं बदल देंगे बताइए, क्योंकि आपको पता है सिंस जे आई जे इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, जी जे आई, जो मीट्रिक टेंसर होता है सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अगर होगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा जरा बताइए, इसकी जगह जगह बदल जाएगी, तो इसकी जगह आपके पास क्या लिखा जा सकता है, इसी जगह आपके पास लिख सकते हैं फिर से वही, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर हम, जे आई के, ऐसे करके, इसकी जगह 1/2 कितना आ जाएगा, ये जेल जे आपके पास, जे मतलब क्या है? इसको लिख लो पहले, इसी की इसी फॉर्मेट लिख लो, पहले आई को लिख लो, आई के, मैं इसको लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय डेल एक्स जे, प्लस कितना आ जाएगा, डेल जे आपके पास जे के डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई, मैंने इसको इसकी वैल्यू जी जे आई की वैल्यू ये रख सब्स्टिट्यूट कर ली, डेल जे आई जे डिवाइडेड बाय डेल एक्स, क्या आ गया के, ये वही नहीं आ गया, किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास, इसके इक्वल ही है, आई जे के इक्वल, आई जे के इक्वल आ गया, तो नॉर्मल सी बात है, तो दोनों कैसे आ गए सेम, जे आई के जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया है, ये आ गया आई जे के, इसीलिए मैंने बोला था, क्या बोला था, जो क्रिस्टोबल सिंबल होते हैं फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, दोनों कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, कैसे होते हैं, सिमेट्रिक, ठीक। तो दूसरे के लिए भी बात कर लेते हैं, दूसरे के लिए क्या दिक्कत है, दूसरे को भी डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। ये ए पार्ट है, अब ए लिखा है पहले वाले के लिए, अब बी वाले के लिए भी देख लेते हैं, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड दोनों के एग्जांपल को समझ लेते हैं। देखिए दूसरा समझने की कोशिश करिएगा, हमने बोला के आई जे, क्या बोला, के आई जे, ठीक है, मतलब ये उसमें करली ब्रैकेट में, स्ट्रेट ब्रैकेट में नहीं है, करली ब्रैकेट में ऐसे करके, इसकी जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, इसको के आई जे नहीं पढ़ते हैं, आई जे के ही पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते कैसे हैं वही, इसका आपके पास जे आई के, नीचे से ऊपर को ही पढ़ते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो करेंगे कैसे फिर, नॉर्मल सी बात है, कि आपको ऑलरेडी पता ही, मैं इसको जो है इसके इक्वल ले आता हूं, के जे आई, इसको लेके चलते हैं, इसको इसको लेके चलते हैं, जब मैं इसको लिखूंगा तो लिखने का तरीका क्या ऑलरेडी आपको पता ही है, क्या है, एक हमारे पास जी के आएगा, एक हमारे पास कोई इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे, कौन सी इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे हम, डमी इंडेक्स, तो जे आई तो ऐसे आएगा, जी आई तो ऐसे आएगा, एन की यहाँ थर्ड प्लेस पे क्या आएगी, डमी इंडेक्स आएगी, थर्ड प्लेस पे क्या आएगी, डमी इंडेक्स, और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्या पता है जरा बताइए, ये पूरी की पूरी आपका फर्स्ट काइंड है, अरे ये क्या है, फर्स्ट काइंड है नहीं, ये तो समझ में आ ही रहा होगा फर्स्ट काइंड है करके, और फर्स्ट काइंड क्या होता है, ये तो ऑलरेडी आपने देख ही लिया है सिमेट्रिक है करके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने लिखा के जे आई,
इक्वल टू क्या लिख दिया आपके पास, जे के एम, और इसको क्या लिख दिया, ऑलरेडी आपको बताइए क्या लिख सकते हैं, इसको आई जे लिख सकते हैं। अभी इसी प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग तो लिख सकते हैं, ऊपर दिखाया तो सही, क्या लिख सकता है, आई जे, और क्या लिख सकता हूँ, एम। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? अब ध्यान से सुनना, जब जे आई के को ये लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, जे जे आई के को जे की पावर के एम जे आई एम लिखा जा रहा, तो इसको क्या लिखा जाएगा फिर, इसको तो आपके पास यही लिखा जाएगा ना, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा तो ये लिखा जाएगा आई जे, और क्या लिखा जाएगा, के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, के जे आई। ये बात समझ में आई कैसे हो रहा करके काम? मैंने क्या बोला, जब मैंने जे आई के को आपके पास ये लिखा, तो नॉर्मल सी बात, जब ये कहां से लिखा मैंने, ये कहां से लिखा, बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, हाँ ये उल्टा लिख दिया, यहां मेरे की ये जे आई था, यहां आई जे लिख दिया, बाय सिमेट्रिक, बाय सिमेट्रिक नेचर, सिमेट्रिक नेचर ऑफ फर्स्ट काइंड, ऑफ फर्स्ट काइंड। हमने कहानी बदल दी, और कहानी बदल दी तो उसी के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही काइंड जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। चलिए, तो इसमें तो मैंने तो सोचा था आज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे करके रिश्योबल सिंबल के। चलो अब कल कराऊंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल और भी देख लेंगे कुछ, और कल इसको खत्म कर देंगे, टेंसर खत्म हो जाएगा, परसों से काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। काइनेमेटिक्स में जो हमारा कुछ पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे कल।